हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो रे ऑप्टिक्स का एक और वीडियो लेके मैं आज आ चुका हूं। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक पूरा कवर कर दिया, जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए रे ऑप्टिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रांच है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए, पूरा फीलिंग के साथ समझेंगे रिफ्रैक्शन है क्या और फिर धीरे धीरे समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, फिर स्नेल्स लॉ समझेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे समझेंगे, फिर ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करता है तब कैसे उसका फेनोमेना होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन में क्या था, देखिए हमने थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? रिफ्लेक्शन में लाइट आके गिरता था एक सरफेस में, उसमें से पास आउट हो जाता, बाउंस करके पास आउट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में लाइट आके गिरेगा एक सरफेस में और उधर से पास हो जाएगा। मतलब द फेनोमेना पासिंग ऑफ लाइट थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन में जगह में गिर के चल जा रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन में एक जगह पर आकर हिट किया फिर पार हो गया। जैसे कोई भी ग्लास या मेरे जो चश्मा, ये चश्मा के अंदर से जो लाइट आ रहा है तो ये क्या होकर मेरे आंखों में जा रहा है? रिफ्रैक्शन होकर जा रहा है। और मेरे आंखों से जब ये पास कर रहा है ये चश्मा के अंदर, तो क्या हो रहा है? ये एक लेंस है, मेरे आंख के सामने ये चश्मा एक लेंस है, तो यहाँ से लाइट रिफ्रैक्शन करके मेरे आंख में जाकर लाइट हिट कर रहा है। तो वैसे ये सब फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? तो देखिए द फेनोमेना of passing of light through a refracting medium is called refraction of light. is called refraction of लाइट। इसका मतलब एक चीज मैंने लिखा हूं, देखिए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब हर मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अगर ये वॉल में जाकर लाइट गिर रहा है या बोर्ड में जाकर लाइट गिर रहा है तो लाइट किस में से पास कर जाएगा? नहीं। तो रिफ्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम चाहिए। उसको हम सबसे पहले जानना पड़ेगा। अब मीडियम भी बहुत तरह का होता है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में क्या है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन का लॉ समझे थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन का लॉ थोड़ा समझ लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देखिए क्या होता है, ये एक सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस है। यहां पर लाइट आके हिट किया, इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये मेरा सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। दिस इज क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। ये है मेरा इंसिडेंट एंगल। और आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट मेरा कुछ ऐसा पास कर जा रहा है, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। एंड ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इसको मैं लिख रहा हूं मीडियम वन। ये है मेरा मीडियम 2। दो अलग अलग मीडियम है। तो ऐसा करके रिफ्रैक्शन होता है, एक जगह पर लाइट गिर रहा, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास कर जा रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। आई है इंसिडेंट एंगल, आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है मेरा रिफ्रैक्शन का डायग्राम। अब इसका अगर लॉ को मैं समझू, दो लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ 1। फर्स्ट लॉ कहता है जो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था, इधर भी वही सेम टू चीज है। द इंसिडेंट ray, reflected ray and the normal at the point of incidence, lies on the same plane. द इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, यहां पर होगा रिफ्रैक्टेड। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यह है पहला लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ये थोड़ा अलग है। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is directly proportional to the sine of angle of refraction। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है, अब ये कांस्टेंट का एक नाम है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, बोले तो इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं म्यू। अब म्यू क्या है, म्यू इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोलेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हमें समझना पड़ेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। म्यू इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, अभी हम लोग उसी चीज को समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। और इस लॉ को साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू, इसी लॉ को ही बोला जाता है क्या, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ये जो रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है, इस सेकेंड लॉ को ही बोला जाता है क्या लॉ, स्नेल्स लॉ। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्नेल्स लॉ क्या है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्नेल्स लॉ आपने समझ लिया। अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इजी भाषा में बोलूं, एक मीडियम कितना अच्छा रिफ्रैक्शन करेगा उसका डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अभी थोड़ा समझ लेते हैं चीज़ों को डिटेल्स में, और थोड़ा अगर डिटेल्स के अंदर घुसे चीज़ों के तो थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। सो देखिए, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सो कैसे समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वो थोड़ा देखते हैं। सो चलो थोड़ा अच्छे से समझा जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जब समझेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा फॉलो करेंगे कि व्हाट इज दिस। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हो गया म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, ये तो मेरा सबसे पहले चीज हो गया। लेकिन इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत सारा डेफिनेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, that is c by velocity of light in that medium, by velocity of light in that medium, that is v. So mu is velocity of light in vacuum by velocity of light in that medium, c by v. mu is the velocity of light in vacuum। अब देखिए c का वैल्यू सभी लोग को पता है, velocity of light in vacuum क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि लाइट जिस मीडियम से पास करेगा उसका वेलोसिटी कितना चेंज होगा, उसको भी हम लोग किससे फाइंड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और अगर दो तो अलग मीडियम होता है तो इसका अगर मीडियम 1 है तो इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ1 लिख सकता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ2 लिख सकता हूँ। और एक चीज़ जान के रखिए, अगर मैं 1 μ2 ऐसे करके लिखूँ, इसका मतलब क्या है, μ2 बाई μ1, मतलब 1 μ2 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव मीडियम इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या होगा, c बाई v1, इस फॉर्मूला से अगर लिखे इसका मतलब होगा c बाई v2, ठीक है ना, c बाई v1 बाई c बाई v2 ये होगा। सो क्या हो जाएगा, c बाई v1 बाई c बाई v2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नीचे आएगा, दैट इज v2 बाई v1 होगा ना। अच्छे से देखिए c बाई v है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो ये क्या होगा, v2 बाई v1, ऐसा करके हम लोग करेंगे। सो ये ऊपर चल जाएगा। तो इससे भी हम लोग 1 μ2 का एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि v2 बाई v1, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरा और एक डेफिनेशन हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v2 बाई
V1। हम लोग इसको ऐसे भी इसको समझा सकते हैं। समझ गए? वेलोसिटी लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी चीज़ों को हम लोग समझा सकते हैं। और एक चीज़ जान के रखिए, हमेशा देखिए मैं रेशियो के फॉर्म में C/V, sin I by sin R, V2 by V1, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस यूनिटलेस, ये क्या है यूनिटलेस एंड क्या है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस है और क्या लेस है, डायमेंशनलेस भी होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। समझ गए? वेरी गुड। चलिए, सो ये हम लोग समझ गए। सो ये तो जब हम समझ गए, थोड़ा धीरे धीरे आगे इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। सो थोड़ा इसको हमने समझ गया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सब एक एक क्वेश्चन अगर देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.5, व्हाट डज इट मीन? What does it mean? Refractive index of a medium is 1.5. What does it mean? इसका मतलब क्या है? थोड़ा इसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये है क्या। सो देखिए एक चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 1.5। अब इसका मतलब क्या है? हमें म्यू क्या पता है? म्यू पता है C/V, दैट इज म्यू है 1.5, C का वैल्यू C/V, दैट इज V क्या हो जाएगा? C/1.5। अभी C का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 1.5, तो 1.5 इंटू 2 3 होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर आपका क्वेश्चन आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइट उस मीडियम में इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.5। इट मीन्स दैट light travels with a speed of 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन दैट मीडियम। यही है इसका मतलब। उसका मटेरियल 1.5 में मतलब है लाइट इतना स्पीड से ट्रैवल करता है कहाँ पर? उस मीडियम में। समझ गए? वेरी गुड, समझ गए? ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हम लोग समझ गए। अभी एक चीज़ देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट कौन, एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर लाइट रेस तो रेड कलर का होता है, वायलेट कलर, विप गियर का एक पैटर्न है। लाइट आप लोग को पता है विप गियर, तो इनमें व्हाइट लाइट का तो कंपोनेंट है ये सब। तो इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है? इसमें क्या कोई सर हम लोग रिलेट कर सकते हैं? कोई हमारा रिलेशन है? हाँ, तो बच्चों इसमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम है कॉचीज इक्वेशन। अभी ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग उसमें नहीं जाना है। कॉचीज इक्वेशन बोल के इक्वेशन होता है। कॉचीज इक्वेशन एक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू A + B बाई λ²। ये एक रिलेशन है जहाँ पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा इज द वेवलेंथ और A और B क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ये कुछ हमारा कॉन्स्टेंट है। अभी क्या कॉन्स्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप लोग को जानने का जरूरत नहीं, लेकिन हम ऐसा करके कह सकते हैं कि A और B कॉन्स्टेंट है। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ पर होगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ये क्या ग्राफ है? ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। इस तरफ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस तरफ हमारा वेवलेंथ, ऐसा टाइप का ग्राफ होगा। तो ग्राफ उतना भी इंपॉर्टेंट, मैं जो इस इक्वेशन को इसलिए बोला हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वेवलेंथ जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें वेवलेंथ सबसे कम किसका है? वायलेट का सबसे कम है और रेड का मैक्सिमम है। तो म्यू रेड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज सबसे मिनिमम। म्यू रेड
इज मिनिमम, क्योंकि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मिनिमम, और म्यू वायलेट इज मैक्सिमम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज मिनिमम। और इसको हम लोग किस इक्वेशन से जान सकते हैं, कॉचीज इक्वेशन। तो मतलब जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग प्रिज्म के मदद से लाइट को डिस्पर्स करेंगे, तो हम लोग किसका म्यू ज़्यादा कम होगा उसका रिलेशन उधर हम लोग का काम में आएगा। तो इसको सिर्फ समझ के रख दीजिए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3, 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया, जैकपॉट, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक क्वेश्चन आता है, सर क्या टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है? तो जान के रखिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। मतलब टेम्परेचर के साथ भी हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, इंक्रीज, तो ऐसा हमारा रिलेशन आएगा कि जितना इंक्रीज होगा उसके साथ भी इनवर्सली हमारा प्रोपोर्शनल है। इसको भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग थोड़ा रिफ्रैक्शन थोड़ा समझेंगे कि अगर रेयरर टू डेंसर में जाता है तो क्या होगा, डेंसर टू रेयरर में जाएगा तो क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए कि रेयरर डेंसर क्या है, जैसे एयर है एक रेयर मीडियम, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, जिसका म्यू ज़्यादा होता है वो मोर डेंसर मीडियम। तो एक चीज़ देखिए, इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर मेरा एक नॉर्मल है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे आके हमारा हिट करता है। सो अगर ये मेरा रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो रेयरर डेंसर कैसे हम लोग बोलेंगे, कैसे, μ2 ग्रेटर देन μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1 होता है, तो इसका मतलब क्या, रेयरर टू डेंसर में आ रहा है। सो जब भी रेयरर टू डेंसर में आता है, लाइट क्या होता है बोले, जाना चाहिए तो ऐसा, लेकिन हमारा बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। अगर ये I है, ये R है, तो क्या हो जाता है, I ग्रेटर देन R हो जाता है। तो जब रेयरर टू डेंसर में आता है, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये होता है, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल जब रेयरर टू डेंसर में आता है। और जब डेंसर टू रेयरर में जाता है तो क्यों होता है वो हम समझेंगे। अभी अगर ये मेरा लाइट रे आया, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा I है, ये है μ1, ये है μ2, ये अगर मेरा डेंसर मीडियम हो गया, ये मेरा अगर रेयरर मीडियम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, μ1 ग्रेटर देन μ2, तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इधर क्या हो जाएगा, I लेस देन R। क्यों हो रहा है ये, एक में रेयरर टू डेंसर में बेंड टूवर्ड्स हो जा रहा है, एक में बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका आना चाहिए था इस तरफ से, अंदर घुस जा रहा है, और इसको जाना चाहिए था इस तरफ से, बाहर चल जा रहा है। क्यों हो रहा है, तो हमें क्या पता है, 1 μ2 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R। और हमें क्या पता है, हमें पता है I ग्रेटर देन R, इसका मतलब ही है साइन I ग्रेटर देन साइन R, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, साइन I बाई साइन R ग्रेटर देन 1 कह सकता हूँ इसको मैं। तो इस इक्वेशन से मेरा क्या आएगा, क्योंकि देखिए I ग्रेटर, और सॉरी I ग्रेटर देन R में क्यों लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं अगर इस इक्वेशन समझा, हमें पता है μ2 ग्रेटर देन μ1, तो इसका मतलब क्या है, μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन 1, ये होगा μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन 1। तो इस इक्वेशन में वापस आ जाइए, तो μ2 बाई μ1 साइन I बाई साइन R, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ग्रेटर देन 1। इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है ग्रेटर देन 1, दैट इज साइन I ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन R हो जाएगा। यहाँ से I ग्रेटर देन क्या होगी, R। तो समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं I ग्रेटर देन R, क्योंकि इसमें हम लोग का हो रहा है, इसलिए I ऑब्वियसली ग्रेटर देन R। सिमिलरली इस चीज़ को मैं उधर भी प्रूव कर सकता हूँ। कैसे प्रूव कर सकता हूँ, देखिए कि 1 μ2 हमें क्या पता है, μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता है, μ1 ग्रेटर देन μ2, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा बोलिए, तो लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि μ1 ज़्यादा है, तो μ2 बाई μ1 लेस देन 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसा क्या होगा, तो साइन I बाई साइन R हमारा हो जाएगा लेस देन 1, दैट इज साइन I लेस देन साइन R, दैट इज I लेस देन
आर, आई ग्रेटर देन आर एंड दैट इज आई लेस देन आर। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छा से थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। तो ऐसा होता है, अब लाइट जब एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम से जाता है तब कैसे लाइट हमारा पास करता है, थोड़ा उसको हम लोग देख लेंगे। उसको हम थोड़ा फोकस करके देख लेंगे, लाइट जब पास करता है तब कैसा होता है। अगर ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो फिर मैं थोड़ा आप लोगों को बोल देता हूँ, तो एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ कवर हो जाएगा, आप लोग भी देख पाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होता है तो कैसे हमारा रिफ्रैक्शन होता है। तो हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लोग ले लेंगे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेंगे। यहाँ पर हमारा लाइट रे आके इंसिडेंट करिए, हमारा इंसिडेंट लाइट रे है। सो हम लोग एक लाइट्स ले ले, पी क्यू आर एस, हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहाँ पर ये क्या है, मेरा एक सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1। यहाँ पर जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन ये है रेयरर, ये है डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये है डेंसर मीडियम, वो है बाहर है एयर, ये है एयर, ये है ग्लास। तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे करके बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये है डेंसर, ये है रेयरर, तो क्या हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस I2। जहाँ पर I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 है एंगल ऑफ इमर्जेंस। कितना एंगल के साथ इमर्ज कर रहा है, मतलब बाहर कितना एंगल में आ रहा है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अलग अलग पॉइंट देते हैं, A B C D, तो ऐसे करके हमारा लाइट आ रहा है। तो पॉइंट बी में अगर बोले, पॉइंट बी में अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो क्या आएगा, साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू आएगा। और पॉइंट सी में हम लोग अगर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो क्या आएगा, साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल्स टू म्यू आएगा, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ये जान के रखिए, म्यू एयर हमेशा होता है 1, और ग्लास का मैंने बोलता म्यू, तो आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू साइन I2 बाई साइन ऑफ R2 इक्वेशन कह सकते हैं। अभी एक चीज़ देखिए, अगर मैं देखूं तो इसको अलग से अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर दूं, इसको यहाँ तक मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, CD, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको मैं N नाम दे दे रहा हूँ। इसको भी मैं अगर एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करके इसको मैं N डैश नाम दे देता हूँ। तो हम लोग को पता है, देखिए कि BN पैरेलल CN डैश, और क्या ट्रांसवर्सल है, BC इज हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, BC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, BC ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या है, एंगल NBC इक्वल्स टू एंगल BCN डैश, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल। अरे देखिए ना, ये तो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल नहीं हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। अरे भूल गए तो देखिए, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल नहीं होता है, या ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस। सो इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब है R1 इक्वल्स टू R2। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे तो 1 और 2 से क्या आएगा, तो 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2। R2 का क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ R1। तो बोथ साइड R1 और कट गया, तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2। तो इसको अगर मैं ऊपर अच्छा से लिखूं तो क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2 आ गया, और इसी का मतलब है I1 इक्वल्स टू I2। और इसका मतलब क्या है, जब एक ग्लास हमारा स्लैब से लाइट रिफ्रैक्शन करता है तब क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू इमर्जेंट एंगल।
यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द emergent एंगल। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एमर्जेंट एंगल। हम लोग इससे ये चीज कह सकते हैं, इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल इक्वल है। और इससे हम लोग क्या कह पाएंगे कि हमारा इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसी से हम लोग करेंगे। इसको तो बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम लोग एमर्जेंट रे। इससे हम लोग क्या पाएंगे कि इंसिडेंट रे and emergent ray are parallel to each other, incident ray and emergent ray are parallel to each other। यहाँ से हम लोग इस चीज को कह सकते हैं। तो एक चीज हम लोग यहाँ से एस्टैब्लिश कर लिए, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो प्रूफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी कोई ग्लास स्लैब में लाइट रिफ्रैक्ट करेगा उसका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल रहेगा। अब यहाँ से हमें और एक चीज निकालना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए लाइट हमारा आना चाहिए था, किस तरफ से जाना चाहिए था, इस तरफ से जाना चाहिए था। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, यहाँ से मेरा लाइट जाना चाहिए था, लेकिन लाइट गया किस रास्ते से, इस रास्ते से। तो कितना हमारा इधर लैटरल डिस्प्लेस हुआ हम लोग इसको निकालेंगे। तो इसको हम लोग अगर नाम देते हैं ई, तो हमें सी ई हमें निकालना है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आना चाहिए था इस तरफ से लेकिन जा रहे हैं उस तरफ से, तो उसको क्या कितना है वो हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो सी ई क्या है, सी ई हमारा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सी को हमें निकालना है। तो टोटल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब को मैं टी बोल रहा हूँ। टोटल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब को मैं टी बोल रहा हूँ। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज टी। टी इक्वल्स टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अभी देखिए ये एंगल है I1, ये छोटा एंगल है R1। तो वर्टिकली ऑपोजिट होता है, पूरा है I1, तो ये छोटा एंगल कितना होगा, ये I1 मतलब ये पूरा I1 है और इतना R1 है, तो ये क्या होगा, दिस एंगल इज I1 माइनस R1। मैं क्या बोला समझ पा रहे हैं कि नाउ एंगल CBE ये क्या होगा, I1 माइनस R1। CBE I1 माइनस R1 ये हम लोग कह सकते हैं। और अगर मैं इस ट्राइंगल के बाद बोलूं, इन ट्राइंगल BNC में अगर मैं बोलूं कि साइन R1 क्या होगा, यहाँ से साइन R1 नहीं, मैं कॉस साइन R1 भी अगर लेता हूँ कि B यहाँ से, तो नहीं मैं कॉस R1 लेता हूँ। कॉस में ज़्यादा होगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये वाला साइड निकालना है। तो कॉस R1 का मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, दैट इज BN बाई BC। BN का मतलब ही क्या है, यही था थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो BN का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ, दैट इज T बाई BC। तो यहाँ से मेरे पास BC क्या आ जाएगा, T बाई कॉस R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के रखिए। और अगर मैं वो वाला ट्राइंगल में बोलूँ, ट्राइंगल BCE में अगर बोलूँ, तो साइन ऑफ I1 माइनस R1 क्या आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज CE बाई BC, ये आ जाएगा। सो यहाँ से CE क्या होगा, CE हमारा BC इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1, और BC का मतलब क्या ये वाला, तो T बाई कॉस ऑफ R1 साइन I1 माइनस R1। इसका मतलब क्या है, साइन I1 कॉस ऑफ R1 माइनस कॉस ऑफ I1, उसके बाद साइन ऑफ R1। हम लोग इस चीज को कह सकते हैं। तो कॉस R1 अगर अंदर घुस गया तो क्या होगा, T साइन ऑफ I1 माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ R1 बाई कॉस ऑफ R1। ये हमारा CE ये मिल रहा है। अब इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करेंगे कि R1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, कैसा रिप्लेस करते हैं उस चीज़ों को देखेंगे। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। कैमरा में आ रहा है, थोड़ा लास्ट तक थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं।
कैमरा में, हाँ कैमरा में आ रहा है। तो अभी इस चीज़ को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अभी हमें पता है एक चीज़, इसको इक्वेशन नंबर 2 देकर रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2, अभी हमें एक चीज़ पता है कि म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ R1। तो साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू कह सकते हैं हम लोग साइन ऑफ I1 बाई म्यू कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये हम लोग कह सकते हैं। और कॉस ऑफ R1 को क्या कह सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इधर पुट करूं तो इक्वेशन में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा कि फ्रॉम 2, 3, 4 क्या होगा, देखिए सी ई इधर लिखेंगे इक्वल्स टू टी, फिर साइन I1 को साइन I1 लिख दे रहे हैं, माइनस कॉस ऑफ I1 को I1 में लिख दे रहे हैं, साइन ऑफ R1। तो साइन ऑफ R1 का मतलब क्या, ये वाला। तो साइन ऑफ R1 का जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ I1 बाई म्यू। देखिए ये जो साइन ऑफ R1 है, ये हमारा साइन ऑफ R1 ने पुट कर दिया, और कॉस ऑफ R1 का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर। इन सब चीज़ को हमने प्लेस कर दिया। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। बोलेंगे सर आप सब आई में क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा कि आई में मैं क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ। तो टी साइन ऑफ I1 माइनस कॉस ऑफ I1 इंटू साइन I1 बाई म्यू, और इधर क्या होगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1, रूट अंडर म्यू स्क्वायर के अंदर था तब निकल जाएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ म्यू रहेगा। तो ये वाला म्यू कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा अल्टीमेटली टी साइन ऑफ I1 माइनस कॉस ऑफ I1 इंटू साइन ऑफ I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1, और ये मेरा CE आ गया। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा मैं अगर अच्छे से ऊपर करके लिखूँ, इसको जल्दी से लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं ऊपर अच्छे से इन चीज़ों को अगर लिखूंगा तो कैसा होगा देख लीजिए। तो उसको मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ, तो देख लीजिए क्या होगा। इसको ही मैं अगर ऊपर ले जाके लिखूँ तो CE क्या होगा, T, अच्छे से देखिए, साइन ऑफ I1 को मैं I लिख रहा हूँ, माइनस कॉस ऑफ I साइन ऑफ I बाई रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I। ये चीज़ मेरा अल्टीमेटली आया। मैंने क्या किया, इधर मैंने I1 को I से रिप्लेस किया, I1 को मैंने I से रिप्लेस किया, और इन दोनों में से मैं साइन I को कॉमन ले सकता हूँ। दोनों में से अगर मैं साइन I को कॉमन लूँ तो मेरा अल्टीमेटली CE क्या आ जाएगा, T साइन I। देखिए दोनों में से साइन I कॉमन जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ I बाई रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I। ये मेरा अल्टीमेटली पड़ा रहेगा, और इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, ठीक है। तो अब बोलेंगे मेरा जो क्वेश्चन था, हमेशा मैं आई के टर्म में क्यों ला रहा हूँ, मैं तो आर के टर्म में भी ले सकता था, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ आई का ही कंट्रोल है। हम लोग लाइट को किस एंगल से गिराएंगे ग्लास स्लैब के ऊपर, वो हमारे ऊपर है। आर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या कंट्रोल कर पाएंगे, आई को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आई के फॉर्म में इक्वेशन को लाते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पता होगा, तो अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल हमें पता है कितना एंगल का फेंक रहे हैं, तो कितना लैटरल डिस्प्लेस होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। स्कूल में, कई स्कूल में तो इसका प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल में आप लोगों को करना पड़ेगा कि फाइंड आउट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट का प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी से आप लोग आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं समझ गए, थ्योरी समझ गए, स्कूल में जब प्रैक्टिकल होगा आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इसी से आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।